नमस्ते सभी को। जब मैं पहली बार यूरोप मूव किया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स थे। मैं बहुत सारा सर्च भी करता था कि वहाँ पे लाइफ कैसी होगी, सैलरी कैसी होगी, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होगा। लेकिन मुझे उन क्वेश्चन्स के प्रॉपर आंसर मिले नहीं। मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने ग्लासडोर पे सैलरी स्केल सर्च किया। मैंने इंस्टीट्यूट की रैंकिंग देखी, प्रोफेसर्स का बैकग्राउंड देखा, प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला, बट इट वाज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग। बहुत एनालिसिस करनी पड़ी मुझे। तो आज की वीडियो में मैं वो 5 चीज़ें बताऊँगा जो मुझे लगता है कि मुझे अगर मेरे यूरोप आने से पहले पता चल जाता, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, मेरे को बहुत हेल्पफुल होता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कॉस्ट ऑफ लिविंग। जब मैं यूरोप में मूव किया, मैं पहली बार स्वीडन मूव किया 2022 में, तो मेरी सैलरी थी ऑलमोस्ट 38,200 क्राउन्स। तो अब अगर इसको आप आईएनआर में कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 3,80,000 के आसपास आएगा। सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई 3,80,000 रुपये मेरी सैलरी होगी, इतने पैसे बचा लूंगा, इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, कार खरीद लूंगा, घर पे पैसे भेजूंगा, बहुत सारे प्लानिंग चल रही थी मन में। बट स्वीडन, इवन सारे यूरोप में टैक्स बहुत ज़्यादा है। टैक्स आपका आपकी सैलरी का लगभग 33%, 34%, 35% तक कट जाता है। तो मेरे इन हैंड सैलरी ऑलमोस्ट 27,700 आती थी लगभग। आप ये मान लीजिए कि 2,60,000, 2,70,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन कितना एस के और INR का कन्वर्जन रेट है। अब उस टू 27,600 क्राउन्स में से मेरा रेंट 8,000 क्राउन्स, मेरे जिम की मेंबरशिप लगभग 600 क्राउन्स, 700 क्राउन्स पर मंथ। सो आप और भी बहुत सारी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस का पैसा, और आपकी खुद की ग्रोसरी, बहुत सारी चीजें। तो आप ये सोचो कि मैं 27,600 क्राउन्स में, 27,700 क्राउन्स में लगभग लगभग 1 लाख रुपीज सेव कर पाता था इंडियन करेंसी में। अब मैं ये सोच के गया था कि मैं पोस्ट डॉक करने जा रहा हूँ, तो मैं पैसे तो कमाने नहीं जा रहा हूँ, तो मैं पैसे सेव ही कर रहा था ऑलमोस्ट। कुछ पैसे मैं घर में भेजता था, कुछ पैसे मैं अपने वहाँ के अकाउंट में रखता था। तो अगर आप ये सोच के यूरोप मूव कर रहे हैं या फिर यूके मूव कर रहे हैं कि आप पैसा कमा लोगे, एज ए रिसर्चर आप पैसा कमा लोगे, बहुत पैसा सेव कर लोगे, आप घर खरीद लोगे, तो इतना आसान नहीं है। स्पेसिफिकली जहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स रेट है। अगर आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, या फिर आपको कोई और एक्सपेंसेस खरीद करने हैं, तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे बैंक के लोन इंटरेस्ट ऑफ कोर्स इंडिया से काफ़ी कम है। आपको लोन 3%, 2%, 3.5, 2.5 की रेंज में मिल जाएंगे। तो एक्सपेंसेस यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है। आपको हर चीज़ बहुत महंगे दामों पे मिलती है। तो आने से पहले एक्सपेंसेस का ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट, लोनलीनेस एंड फ्रेंडशिप। जब आप यूरोप मूव करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता आपके लिए दोस्त बनाना या आपके अच्छे दोस्त बनना। इसमें टाइम लगता है। आपके आपके कलीग्स हो जाते हैं, आपके आपके कुछ फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट वो भी इतना आसान नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले रहते हो, आप अपने हॉबीज पे फोकस करते हो, या अगर आप काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आप अपने रिसर्च पे फोकस करते हो। थोड़ा अकेलापन यूरोप में, यूके में होता है। मैं सिर्फ यूरोप यूके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल यूएस में भी ऐसा ही एनवायरनमेंट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही एनवायरनमेंट है। जब आप अपने कंट्री से बाहर निकलते हो, तो दोस्त इतने ज़्यादा आपके नहीं होते हैं। हाँ, कुछ दोस्त आपके बनते हैं। उनके साथ आप वीकेंड में, वीकडेज में टाइम स्पेंड करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, या जो भी करते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी अपनी लाइफ होती है। आप ज़्यादा आपका फ्रेंडशिप सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता है। आपके कलीग्स होते हैं, आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, डिनर पे जाते हो। एज ए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ज़्यादा दोस्त तो नहीं बनते, बट हाँ, एक लिमिटेड सर्कल आपका स्टैब्लिश हो जाता है, जो कि अ, सभी के साथ रहता है। थर्ड, रिसर्च कल्चर, एजुकेशन कल्चर। ऑफ कोर्स इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में रिसर्च कल्चर थोड़ा सा अलग है। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट रहो, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग नहीं होती है, बहुत
वीकली मीटिंग नहीं होती सुपरवाइजर के साथ, ये बहुत इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग होती है। सुपरवाइजर कभी भी आपसे मिल सकते हैं, कभी भी वो टास्क दे सकते हैं। बट यूरोप में चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। आपको टास्क दिया जाता है वीकली बेसिस पे, आपको उस टास्क को कंप्लीट करना होता है और उस टास्क से रिलेटेड हर हफ्ते मीटिंग होती है, मीटिंग में आपको अपडेट देना होता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं शुरू के 1 साल 2 साल में जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो लीड लेता है। लेकिन इंडिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंडिडेट शुरू से ही इंडिपेंडेंट रहे, अपना रिसर्च करे, कम इन्वॉल्वमेंट हो सुपरवाइजर का। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, बट ये ऑफ कोर्स डिपेंड करता है सुपरवाइजर पे भी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिसर्च कल्चर को लेके कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में रिसर्च जो देयर इज ऑलवेज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूट एंड द कंपनी। इन माय केस यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग या चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन वोल्वो कार्स के साथ था। तो मेरे को ये भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वोल्वो कार्स के साथ काम कर सकूं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो वोल्वो कार्स का प्रोजेक्ट था। मेरे को 2 प्रोजेक्ट असाइन हुए थे मेरे पोस्ट डॉक के टाइम पे। आप जब यूरोप, यूके या फिर अब्रॉड में रिसर्च के लिए जाते हो तो कंपनी का इंटरवेंशन होता है। कंपनी आपको डेटा प्रोवाइड करती है, कंपनी के सुपरवाइजर होते हैं आपको सुपरवाइज करने के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है। हाँ, एक और चीज़ मिलती है, थोड़ा एक्सपोज़र भी मिल जाता है क्योंकि यूजुअली ये लोग कॉन्फ्रेंस पे फ़ोकस करते हैं। अच्छे कॉन्फ्रेंसेस को भी टारगेट करते हैं, ऑफ कोर्स जर्नल को भी फ़ोकस करते हैं, बट कॉन्फ्रेंसेस को भी फ़ोकस करते हैं, तो आप एक नेटवर्क बनाने का, एक्सपोज़र, इंटरनेशनल एक्सपोज़र का मौका मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफ कोर्स यूरोप में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। 5 डेज वर्क, 9 to 5। स्वीडन में 9 to 5 नहीं था, स्वीडन में 8 to 4 था। बट यूजुअली लोग 8 बजे 9 बजे आते हैं, तो फिर वो 5 बजे जाते हैं या 6 बजे जाते हैं, जैसे जिसकी मर्जी हो। बट वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट करती है। आपको वीकेंड में आपके सुपरवाइजर मेल नहीं करते और वो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम वीकेंड में काम करो या फिर वीकेंड में उनको रिपोर्ट करो या वीकेंड में कोई मीटिंग रखो। ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं होता। और हाँ, आप वीकेंड में अपने हॉबीज़ पे फोकस कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। आपको अपने रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है यूरोप में, यूएस में, स्टूडेंट्स, इवन बैचलर मास्टर स्टूडेंट्स, वो भी वीकेंड में पढ़ाई नहीं करते हैं, अपने हॉबीज़ को देखते हैं, वीकेंड में अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, बट वो पढ़ाई नहीं करते। लेकिन जो कि मुझे बहुत काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि हम लोग इंडिया में वीकेंड में पढ़ाई करते थे और ऐसा नहीं है कि हम वीकेंड को, ऑफ कोर्स वीकेंड को वीकेंड की तरह मनाते थे, बट उसको हम ये नहीं सोचते कि हमको पढ़ाई नहीं करनी है। बट यहाँ पे ऐसा है, कल्चर मैंने नोटिस किया। हाँ, सभी के साथ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अगर कोई डेडलाइन है तो उस डेडलाइन को अचीव करने के लिए वीकेंड में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ये एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया। पांचवा पॉइंट जो है कि ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स आप अब्रॉड में, यूरोप, यूके में आते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की ज़्यादा होती है। आपको रिकमेंडेशन मिलता है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे थे तो आपके सुपरवाइजर मोस्टली आपको रिकमेंड करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर वो अ, उन्हें उन्हें आपका काम पसंद आया। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्चर जॉब कर रहे हो, डजेंट मैटर क्या है, पोस्ट डॉक, पीएचडी, वॉट एवर, ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप माइग्रेट भी करते हो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ टाइम के लिए दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पे 6 महीने, 1 साल तक वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पे भी उनका सुपरवाइजर होता है, एक नेटवर्क बनता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ और माइनर सजेशन है मेरे, जैसे कि जब भी आप यहाँ यूरोप मूव कर रहे हो, तो अगर आप घर रेंट पे ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, वरना फिर आपको लैंडलॉर्ड कभी भी निकाल सकता है। और ये बहुत बड़ा इशू होता है यूरोप में, क्योंकि लोग टैक्स को सेव करने के लिए परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें फिर दिखाना पड़ेगा अपने अपने सैलरी स्केल में या फिर इनकम में। तो उससे बचने के लिए लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा करते हैं, वो आपको टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो बोलते हैं आप रह लो, हमें कैश देना या हमारे यूपीआई पे ट्रांसफ़र करना। बट इससे वो अपना टैक्स सेव करते हैं। बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस केस में लैंडलॉर्ड और आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप रह रहे हो, और आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो आपको कभी भी जाने को कह सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि अनजान कंट्री में आपको लैंडलॉर्ड बोल दिया कि 1 हफ्ते बाद आपको छोड़ना है और आपको रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। और होटल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। 1-1 हज़ार यूरो के होटल होते हैं।
अगर आप 1 महीने के लिए रहना चाहते हो तो। 1000 तो मैं बहुत सस्ता बता रहा हूँ। 1500 के होटल्स एयरबीएनबी मिलेंगे आपको, 1200 के एयरबीएनबी मिलेंगे आपको। तो मेक श्योर जब भी आप रेंट एग्रीमेंट कर रहे हो तो फुल टाइम रेंट एग्रीमेंट हो। अगर ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता होती तो मैं भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैंने बताया टैक्स को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, लोनलीनेस को लेके, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स अगर मुझे पहले से पता होते तो बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता। मैं बहुत ग्लैड फील कर रहा हूँ कि मैं ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये पाँचों पॉइंट अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।